हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे CUET पीजी हिंदी और यूजीसी नेट जून 2023 की परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के ऊपर, जिसमें कि आप सभी का स्वागत है। और हम चलते हैं, सीधे देखते हैं कि प्रश्न कैसे हैं। और मैं गुजारिश करूंगा आप सभी से कि हर प्रश्न को आप अपना मानकर, आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से मानकर जरूर देखिए और स्व मूल्यांकन भी कीजिए, रिवीजन भी कीजिए, क्योंकि कोई भी प्रश्न हल्का नहीं होता है। जब आता है तो आपके लिए वो प्रश्न आसान होता है, और नहीं आता है तो आकार में छोटा दिखने वाला प्रश्न भी बहुत खतरनाक साबित होने लगता है। तो चलते हैं, हम देखते हैं कुछ प्रश्नों को, जिसमें कि पहला प्रश्न आप देख रहे हैं। पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है। यानी कि सीधे ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ से इस सवाल को उठा लिया गया है और पूछा गया है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है। ऑप्शन दिया गया प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, पाली से। तो चारों ऑप्शन देखने के बाद आपके दिमाग में तुरंत सही जवाब आने लगा होगा कि हमने शुक्ल जी की किताब पढ़ते हुए पढ़ा था कि प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाना चाहिए। जब आप किताब खोलेंगे तो ये पहली ही पंक्ति है। ठीक है, तो इस तरीके से शुक्ल जी की किताब कितनी इंपॉर्टेंट है आप सभी को अनुमान लग रहा होगा। हम भी लगातार पढ़ रहे हैं साथ में और पढ़ते रहेंगे। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे। ऑप्शन दिया गया है हेमचंद, स्वयंभू, रामचंद्र, सोमप्रभु सूरी। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आप सही जवाब दे सकते हैं, और आप लोगों ने अपना दिमाग चलाना भी शुरू कर दिया होगा। बहुत सारे विद्यार्थी इसका सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम महाकवि माना जाता है। हालांकि इनके समानांतर एक और इनके भाई नुमा है, पुष्पदंत। ये भी प्रथम कवि के पंक्ति में शामिल है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से स्वयंभू पहले कवि ठहरते हैं। इनका समय 8वीं शताब्दी के आसपास में है। हेमचंद का जो समय है 12वीं शताब्दी के आसपास में है। सोमप्रभु सूरी, इनका समय लगभग 14वीं शताब्दी के हैं। और एक तरीके से आप देख रहे हैं कि ये सब आदिकाल से जुड़े हुए हैं। तो इन सारी चीजों को अपने दिमाग में आपको कोरिलेट करके जोड़ कर देखना है, जिससे कि अभ्यास के साथ साथ आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है पृथ्वीराज विजय, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत। तो तुरंत आपका दिमाग काम करने लगा होगा कि रामचरितमानस और पद्मावत दोनों भक्तिकालीन रचनाएं हैं, तो ये तो अभी श्रेणी में नहीं है। अब मुकाबला पृथ्वीराज विजय और पृथ्वीराज रासो में। अगर आप टफ मुकाबला करना चाहते हैं तब, नहीं तो आप याद करके बैठे होंगे कि पृथ्वीराज रासो, अभी हमने चंद और पृथ्वीराज रासो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में चर्चा की थी। तो बिल्कुल सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, पृथ्वीराज रासो। इसके कवि का तो नाम आप जानते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि आप सभी कमेंट्स कर कर बताइए कि पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है। यदि इसको बताते हैं तो मानकर चलिए कि आपकी तैयारी बहुत सही दिशा में चल रही है और मेरी हर बात को आप गंभीरता से लेते हैं। पृथ्वीराज विजय की तुलना करके ही पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता को सिद्ध किया गया है, क्योंकि यही एक रचना है जो कि पृथ्वीराज रासो के मूल्यांकन में सहयोग प्रदान करती है, जिस पर कि हमने विस्तार से बातचीत कर लिया है। वैसे देखा जाए तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। अब रासो में कुछ खास चीजें हैं कि ये 69 समय में है, ठीक है, और इसमें उस जमाने के मुख्य छंदों का प्रयोग चंद बरदाई ने किया है, और 6-7 छंदों का मैंने उल्लेख किया था, जिसको कि आप ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है, आल्हा खंड किसने लिखा। ऑप्शन दिया गया जगनीक, अमीर खुसरो, चंद बरदाई, नरपति नाल। तो आल्हा खंड किसने लिखा है। बहुत सारे विद्यार्थी बिल्कुल इसका सही जवाब दे दिए, ऑप्शन ए जगनीक।
आल्हा खंड का दूसरा नाम है परमाल रासो। और आप देख रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट में लगातार ये प्रश्न घुमा फिरा कर आ रहा है। इसका मतलब है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। परमाल रासो जिसका कि नाम आल्हा खंड है, जगनिक इसके कवि हैं और ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। और किस इलाके में आल्हा खंड है, खासतौर से आल्हा और उदल बांदा जिला के आसपास में बुंदेलखंड का जो इलाका है वहां पर से इसकी कथा वस्तु को लिया गया है। ठीक है, बाकी चंद बरदाई, अमीर खुसरो, नरपति नाल की रचनाएं भी आपके दिमाग में कहीं न कहीं कौध गई होंगी और उसको आप याद किए होंगे। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा गया है, इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा है? ऑप्शन दिया गया है नगेंद्र, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, राम कुमार वर्मा, बच्चन सिंह। तो देखेंगे आप कि जो ऑप्शन दिया गया है सभी किसी न किसी रूप में हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े हुए हैं, लेकिन सवाल बनाया गया है खास उद्देश्य से। जैसे मैं इसको डिस्क्राइब कर रहा हूं, बहुत सारे विद्यार्थी इसका सही जवाब लगाकर बैठे होंगे। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, नगेंद्र। नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा नहीं है, बल्कि उसको संपादित किया है। और इस इतिहास पर हमने संक्षिप्त तरीके से बातचीत भी किया है और आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें लगभग 20 से 25 ऐसे लेख शामिल हैं जो कि ऐसे लेखकों द्वारा लिखे गए हैं विशेषज्ञता के आधार पर। तो नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है, बाकी सबने लिखा है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने भी लिखा है, और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तो एक इतिहास का अनुवाद भी किया है। अब कमेंट्स कर आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किसके इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किया है, ये भी सवाल पूछा जाता है। राम कुमार वर्मा का जो इतिहास ग्रंथ आप जानते हैं कि आलोचनात्मक इतिहास है, और कब यह प्रकाशित हुआ था, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ ही गई होंगी। बच्चन सिंह के इतिहास ग्रंथ पर हमने विस्तार से बात किया है, इनके इतिहास में वही दूसरा शब्द लगा हुआ है, और कब यह प्रकाशित हुआ है ये सब आप अपने दिमाग में रखिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर बात करें तो अगला प्रश्न पंक्तियों पर आधारित है। 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियां किस रासो काव्य की हैं? खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, परमाल रासो। देखिए इस बार तो रासो काव्य का नाम पूछ दिया है, कभी कभी पूछ देता है कि किस कवि द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई हैं। तो दोनों को ध्यान में रखना है। 12 बरस लोग कुकर जीवे, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया कि ये परमाल रासो के रचयिता जगनिक द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई हैं। तो इसको बिल्कुल ध्यान में आप रखिए। खुमान रासो किसकी रचना है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, हमीर रासो किसकी रचना है, ये सब भी आपके दिमाग में छपते जाना चाहिए। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी राजस्थानी की बोली नहीं है? इसके पहले हमने जिस प्रैक्टिस सेट पर बातचीत किया था तो उसमें यूपी की बोली की चर्चा की गई थी, लेकिन देखिए सवाल यहां पर पूछ लिया गया कि राजस्थानी की बोली नहीं है। ऑप्शन दिया गया है मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती और मालवी। तो अगर आप हिंदी की उपभाषाओं को ठीक से क्लियर किए होंगे, उपभाषाओं को साथ में बोलियों को, तो तुरंत आप बता देंगे। 5 उपभाषाएं मानी जाती हैं और 18 बोलियां मानी जाती हैं। नगेंद्र के अनुसार 17 बोलियां मानी गई हैं, तो यही 17 और 18 का कॉम्बिनेशन है। अब हमें बताना है कि राजस्थानी की बोली नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि जब आप पढ़े थे तो मारवाड़ी राजस्थानी में, मेवाती राजस्थानी में, मालवी राजस्थानी में, बुंदेली जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। इसकी एक बहन है बघेली, जो कि किस हिंदी के अंतर्गत है आप सभी कमेंट्स कर बताएंगे, क्योंकि बुंदेली और बघेली को लेकर कंफ्यूजन होता है। हमने एक सूत्र भी बताया था ABC, ये सूत्र किस हिंदी से रिलेटेड है हमारे पुराने विद्यार्थी जरूर इसको बता देंगे। चलते हैं आगे, बात करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था ऑप्शन बी हो गया कि बुंदेली जो है वो राजस्थानी की बोली नहीं है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, करम शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई? अर्ध तत्सम,
तत्सम, ऋण अनुवाद, तद्भव। तो कर्म शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है? आपके दिमाग में ये सारे ऑप्शन घूमने लगे होंगे। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, तद्भव। कर्म जो कि तत्सम है, इसी का जो रूप है कर्म, वो तद्भव है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया स्वाभाविक और स्वागत, इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग लगा है? ऑप्शन दिया गया, दोनों में स्व है, दोनों में सु है, दोनों में क्रमशः स्व और सु है, दोनों में क्रमशः सु और स्व है। तो सु और स्व घुमा फिरा कर दिया गया है। तो आप देख रहे हैं कि पहला जो शब्द हो गया वो हो गया स्वाभाविक, और दूसरा शब्द हो गया सुधन आगत। ये बड़ा फेमस संधि में भी पूछा जाता है और बाद में बन जाता है ये स्वागत। तो आप जान गए कि स्व और सु लगा हुआ है। तो सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी, क्रमशः स्व और सु लगे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी लड़खड़ाए तो ऑप्शन डी भी कई विद्यार्थी लगा सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं शब्द पर ध्यान नहीं देंगे कि कौन पहले नंबर पर कौन दूसरे नंबर पर, तो आपका उत्तर अलग हो जाएगा। इसलिए अगर शब्द को ध्यान में रखेंगे तो ऑप्शन सी हो गया। देख रहे हैं कितना बारीकी से हमें क्वेश्चंस को देखना है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? बंग दर्शन, समाचार सुधावर्षण, उदंत मार्तंड, भारत मित्र। तो हिंदी का पहला दैनिक समाचार, तो तुरंत आपके दिमाग में आने लगा होगा कि हमने पत्रकारिता के अंतर्गत तो पढ़ा था। सही जवाब बिल्कुल आप लोगों ने दिया कि ऑप्शन बी, समाचार सुधावर्षण, जो कि सन 1854 ईस्वी में प्रकाशित होता था। और इसके जो संपादक थे श्याम सुंदर सेन, एक तो श्याम सुंदर दास हैं, लेकिन यहाँ पर श्याम सुंदर सेन समाचार सुधावर्षण के संपादक थे। बाकी उदंत मार्तंड को तो आप जानते हैं कि ये पहला हिंदी का पत्र था, लेकिन यहाँ पर दैनिक पत्र माना जा पूछा गया है। जबकि उदंत मार्तंड क्या था? ये साप्ताहिक था। और किस दिन निकलता था? मंगलवार को निकलता था, और 1826 ईस्वी को इसका संपादन शुरू हुआ था। कौन है, कहाँ से निकलता था, ये सारी चीजें आपके दिमाग में मैं जैसे ही बोल रहा हूँ सब छपने लगा होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको पढ़ते जाना है। बाकी तो चाहे तो आप प्रैक्टिस खूब कर सकते हैं, लेकिन खूब प्रैक्टिस करने में तभी मजा आता है जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। नहीं तो प्रैक्टिस करने के बाद भी कई बार निराशा होने लगती है। कई विद्यार्थी ने कमेंट्स भी किया। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंक्ति दी गई है, अमीय हलाहल मद भरे चेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुकी परत जे चितवत एक बार। इन काव्य पंक्तियों के कवि हैं। ऑप्शन दिया गया बिहारी, रसलीन, घनानंद, मतीराम। तो ऑप्शन देखने के बाद ऐसा कंफर्म हो गया कि ये पंक्ति रीतिकाल से रिलेटेड है। लेकिन किसकी पंक्ति है ये? तो बहुत सारे विद्यार्थी दिमाग अपना घुमा रहे होंगे। बिल्कुल सही जवाब तक कुछ विद्यार्थी पहुंचे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, रसलीन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब जब आप पढ़ेंगे तो उन्होंने जिक्र किया है कि इस पंक्ति को लेकर पाठकों में कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है। कुछ पाठक बिहारी को मान लेते हैं कि उन्होंने ही लिखा है, क्योंकि इसकी जो लिखने की शैली है बिहारी से मिलती जुलती है। लेकिन सही मायने में ये पंक्ति किसकी है? रसलीन की है। अब रसलीन का वास्तविक नाम क्या है? अगर आप सभी कमेंट्स कर कर बताएं तो आपका एक और प्रश्न तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न जो है पूछा गया, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? तो कौन से ऐसे कवि हैं जो कि लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं? ऑप्शन दिया गया, देव, पद्माकर, भूषण, बिहारी। तो ये भी रीतिकाल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, बिहारी, जो कि एक ही रचना लिखे, बिहारी सतसई। ठीक है, और बाकी जितने भी यहाँ पर ऑप्शन में नाम दिए गए हैं, देव भी लक्षण ग्रंथ लिखे, पद्माकर भी लिखे हैं। ठीक है, भूषण, ये तीनों जो यहाँ पर कवि हैं लक्षण ग्रंथ इन्होंने लिखा है, लेकिन नहीं लिखा है कौन? वो है बिहारी। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि बरवे नायिका भेद का रचनाकार कौन है? बरवे नायिका भेद,
के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिया गया रहीम, रसलीन, बिहारी, मतीराम। तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, रहीम। और एक घटना आप लोग तुलसीदास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में पढ़ते हुए देखा होगा कि रहीम से प्रभावित होकर तुलसीदास ने एक रचना लिखी, बरवे रामायण। ये उन्हीं से प्रभावित होकर लिखे थे, बरवे रामायण। बरवे नायिका भेद के आधार पर है, बरवे छंद का प्रयोग किए। तो ये सब को रिलेट करके आप अपने दिमाग में रखिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है। ऑप्शन दिया गया है वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य। तो कौन है जो कि वैष्णव भक्ति से जुड़े हुए नहीं है? तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, शंकराचार्य। ठीक है। और सभी जितने आचार्य हैं सबके अगर आप सिद्धांतों को ध्यान में रखें तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी होती जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर उम्मीद है कि आप लोग सब तैयार करके रखे होंगे। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? काशी नागरी प्रचारणी सभा, तुरंत आपके दिमाग में 1893 काशी आ चुका होगा। अब संस्थापकों के नाम दिए गए हैं, बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें कौन है जो कि शामिल नहीं है? तो बड़ी मार्के की बात है और मजेदार बात है कि रामचंद्र शुक्ल इसमें शामिल नहीं है। बाकी आप देखेंगे यहां पर कि देखेंगे कि श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह, ये तीनों इसमें शामिल रहे। ठीक है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। आगे बात करते हैं। पूछा गया कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, किसकी परिभाषा है? ऑप्शन दिया गया भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो किसने इस बात को कहा है? बिल्कुल सही जवाब आपके दिमाग में आ रहा है कि हमने बालकृष्ण भट्ट का एक निबंध पढ़ा है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ये यूपीएससी के भी सिलेबस में लगा हुआ है और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं इसको। इसी तरीके से साहित्य ज्ञान राशि की संचित कोष के रूप में माना है, किसने माना है वो भी आप जानते होंगे, अगर चाहें तो कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसादकृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है, यानी कि जयशंकर प्रसाद की प्रलय की छाया नाम की जो कविता है उसकी विषय वस्तु क्या है? महाराणा प्रताप का पराभव, पद्मिनी का अग्निदाह, जल प्रलय, रानी कमलावती का पश्चाताप। तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि सही जवाब है ऑप्शन डी, रानी कमलावती का पश्चाताप है प्रलय की छाया में। जबकि जल प्रलय प्रसाद की एक खास रचना है जिसका कि विषय वस्तु है जल प्रलय, वो है कामायनी। शुरुआत ही होती है उसी से। ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? कौन सी ऐसी रचना है जो कि उपन्यास नहीं है? तो ऑप्शन दिया गया है रात का रिपोर्टर, विषाद मठ, पश्यंती, अजय की डायरी। तो उपन्यास नहीं है हमें बताना है। तो रात का रिपोर्टर उपन्यास है, निर्मल वर्मा का आपने पढ़ा होगा। विषाद मठ जो कि ये भी उपन्यास है। ठीक है। इसके बाद अजय की डायरी, ये भी उपन्यास है, देवराज का आपने पढ़ा होगा। पश्यंती उपन्यास नहीं है बल्कि ये निबंध है धर्मवीर भारती का। ठीक है। तो इस तरीके से भी आप चीजों को याद कर सकते हैं। धर्मवीर भारती ने पश्यंती नाम से निबंध लिखा। विषाद मठ किसकी रचना है? इसको चाहें तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं या फिर अपने दिमाग में रख सकते हैं। आगे बात करें। अगला प्रश्न है, शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? ऑप्शन दिया गया है सेतुबंध, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग, द्रौपदी। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है
कि ये जितनी भी रचनाएं दी गई हैं सब नाटक हैं और सभी सुरेंद्र वर्मा की हैं। अब शीलवती किसकी पात्र है? सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण। इस नाटक का आप देख रहे हैं शीर्षक क्या है, उल्टा है थोड़ा सा, सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण। तो ध्यान में रखिए, पहली किरण से अंतिम किरण नाम नहीं है बल्कि उल्टा है। आगे चलते हैं। पूछा गया कि प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा है? कई बार सवाल पूछा गया है, यहां पर भी अभ्यास में आप देख रहे हैं। ऑप्शन दिया गया नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह। तो किसने कहा था प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा? बहुत सारे विद्यार्थी बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो गया, नंद दुलारे वाजपेयी। इन्होंने प्रयोगवाद नाम से एक निबंध भी लिखा और उसमें इसका जिक्र किया है, ठीक है, जिसका कि बाद में आगे जाकर उत्तर देते हैं तार सप्तक के माध्यम से, ठीक है ना, कि वो राहों के अन्वेषी हैं, इस तरीके से। तो ये 20 सवाल हो गए। आगे जो सवाल है वह स्थापना और तर्क पर आधारित है। स्थापना दी गई, कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित दायरे से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर प्रतिष्ठित करती है। तर्क दिया जा रहा है क्योंकि कविता संकुचित आत्म और प्रशस्त लोक का समन्वय है। तो इसको हमें बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो आप देख रहे हैं कि ये पंक्तियां सीधे सीधे आचार्य शुक्ल से जुड़ी हुई हैं। इस तरीके से यहाँ पर ए और आर दोनों क्या हैं? सही हैं। कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित दायरे से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर प्रतिष्ठित करती है क्योंकि संकुचित आत्म और प्रशस्त लोक का समन्वय है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, काव्य भाषा को सहज होना चाहिए और उसे वैचित्र्य वक्रता अलंकार आदि के आडंबर से मुक्त होना चाहिए। तर्क दिया जा रहा है, अलंकार उक्त वैचित्र्य का प्रयोग श्रेष्ठ कवि ही कर सकते हैं। इसमें हमें बताना है क्या सही है और क्या गलत है। तो स्थापना दी गई कि काव्य भाषा को सहज होना चाहिए और उसे वैचित्र्य वक्रता अलंकार आदि के आडंबर से मुक्त होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, क्योंकि अलंकार उक्त वैचित्र्य का प्रयोग श्रेष्ठ कवि ही कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये जो यहाँ पर स्थापना और तर्क दी गई है क्या है? दोनों सही है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि मिथक जातीय स्मृति पर आधारित होते हैं, इसलिए मिथक को विकसनशील माना गया है। अब हमें बताना है कि कौन इसमें सही है कौन गलत है। यहाँ पर जातीय शब्द जो आया हुआ है, एक तरीके से आपको ध्यान में रखना है राष्ट्रीय के अर्थ में, जाति के अर्थ में नहीं रखना है, बल्कि नेशन के अर्थ में इसका प्रयोग आपको करना है। ज्यादातर इस शब्द का प्रयोग रामविलास शर्मा की आलोचना जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर देखने को मिलता है। वो तुलसीदास को भी जाति कवि सिद्ध करते हैं और भी जो भी कवि हैं जातीय शब्द का इन्होंने खूब प्रयोग किया है। यहाँ पर सवाल किया गया मिथक राष्ट्रीय स्मृति पर आधारित होते हैं, इसलिए मिथक को विकसनशील माना गया है। तो दोनों क्या है? सही हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला प्रश्न है कि तुलसी के मत में निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई। क्योंकि सगुण साकार को उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन है। इसमें से हमें बताना है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो तुलसी का मत सही, और ये भी बात सही है कि जब हम सगुण साकार की उपासना करते हैं तो अनुभव के दायरे में लाना सहज है, आसान है, लेकिन जब निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं तो कठिन है। और कबीर के पदों की व्याख्या करते समय हमने बताया था कि कुंडलनियों के साथ मुकाबला करना पड़ता है और फिर नाड़ी, ठीक है, ईड़ा पिंगला
इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो कठिन है एक तरीके से देखा जाए, नाथ सिद्धों के यहाँ भी है, तो दोनों चीज़ें क्या है, सही हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, प्रयोगवाद केवल शिल्प का चमत्कार है क्योंकि प्रयोगवादी कविता में कई नए शिल्पगत प्रयोग किए गए। ये कथन सही है या गलत है? तो हमें बताना है कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। लिखा गया कि प्रयोगवाद केवल शिल्प का चमत्कार है, ये कथन क्या है, गलत है। इसमें शिल्प के साथ साथ जो इसका कथ्य है उसमें भी कुछ कुछ प्रयोग किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला गया कि प्रयोगवादी कविता में कई नए शिल्पगत प्रयोग किए गए हैं। तो तर्क तो ये सही है, लेकिन जो स्थापना दी गई हो क्या है, गलत है। इस तरीके से सही जवाब हो गया ए गलत है, आर सही है। अगला प्रश्न है, अनुभव की प्रामाणिकता दलित और स्त्री लेखन की मूल शर्त है क्योंकि साहित्यकार वर्ग चेतना से प्रतिबद्ध होता है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, समझना है कि जो दलित विमर्श है या फिर स्त्री विमर्श है या दलित साहित्य स्त्री साहित्य है, इसमें जो सबसे बड़ी इसकी मूल शर्त है या आधार उसको कहें, वो है अनुभव की प्रामाणिकता, जिसको कहा गया स्वानुभूति। ठीक है, और दूसरा शब्द प्रयोग किया गया सहानुभूति। तो इन्हीं को लेकर डिबेट है, स्वानुभूति, अनुभव की प्रामाणिकता, यानी कि जो दलित खुद अपने अनुभव को व्यक्त करेगा वही क्या होगा, प्रामाणिक होगा। और अगर कोई गैर दलित है या गैर स्त्री है तो वो अगर प्रस्तुत कर रहा है तो वो प्रामाणिक ना होकर केवल सहानुभूति है। आगे तर्क दिया गया क्योंकि साहित्यकार वर्ग चेतना से प्रतिबद्ध होता है। अब देखेंगे कि हर जो साहित्यकार है किसी न किसी चेतना से जुड़ा हुआ रहता है। तो इस तरीके से दोनों क्या है, सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही नाटक में रस की, क्योंकि प्रेक्षक नाटक में आद्यंत रस का अनुभव करता है। इसमें हमें बताना है कि कौन सही है कौन गलत। स्थापना दी गई कि जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही नाटक में रस की अभिव्यक्ति होती है। नाटक चलता है तो उसमें एक से अधिक रसों की अभिव्यक्ति होती है, और जो प्रेक्षक जो नाटक देख रहे हैं उनमें शुरू से लेकर अंत तक रस का अनुभव होता रहता है। तो इस तरीके से दोनों क्या हो गए, सही हो गए। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? हमें संगत युग्म बताना है कि कौन सा है। रचनाएं दी गई हैं विषाद मठ अमृतलाल नागर, विश्व बाहु परशुराम चतुर्सेन शास्त्री, अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा, मच्चा दास की, यहाँ पर मैया दास की माड़ी होना चाहिए था, मोहन राकेश। तो हमें संगत बताना है, यानी कि चारों ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन है जो कि संगत है, बाकी सब असंगत है। तो निर्मल वर्मा अंतिम अरण्य इनकी रचना है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो गया। बाकी मैयादास की माड़ी किसकी है, भीष्म साहनी। विषाद मठ अब इसके पहले आया हुआ था तो वो रांगे राघव की रचना है। ठीक है, अब आपको बताना है कि विश्व बाहु परशुराम किसकी रचना है। पहले इस बता दिया गया कि चतुर्सेन शास्त्री का नहीं है, तो इसको आप अगर कमेंट करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, कौन सा युग्म असंगत है। ऑप्शन दिया गया है तिरस्कृत मोहनदास नैमिषराय, अन्य से अनन्या प्रभा खेतान, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, हादसे रमणिका गुप्ता। तो इसमें से कोई एक ऐसा युग्म है जो असंगत है और बाकी क्या है, संगत है। तो आप देख रहे हैं कि अन्य से अनन्या प्रभा खेतान, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, हादसे रमणिका गुप्ता सही है बिल्कुल। तिरस्कृत जो है वो क्या है, गलत है। इसके जो लेखक हैं सूरजपाल चौहान, सूरजपाल चौहान। और ये सभी रचनाएं आप देख रहे हैं कि विमर्शों पर आधारित है, किसी न किसी विमर्श पर आधारित है। अब आपके दिमाग में आ गया और कौन दलित विमर्श पे है, कौन स्त्री विमर्श पे है, कौन आदिवासी विमर्श पे है, इस तरीके से।
आगे बात करते हैं, पंक्तियों पर आधारित प्रश्न आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है। पंक्तियां दी गई हैं, आह वेदना मिली विदाई, सखी वे मुझसे कहकर जाते, एक बार बस और नाच तू श्यामा, दुख सबको मांझता है। तो जैसे ही मैंने पंक्तियों का उल्लेख किया, आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि कौन पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। आह वेदना मिली विदाई जयशंकर प्रसाद की, सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये हो गया मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा से। एक बार बस और नाच तू श्यामा, ये हो गया निराला। इसके बाद है दुख सबको मांझता है, बहुत फेमस पंक्ति अज्ञे। तो आप देख रहे हैं कि सही उत्तर के साथ साथ आप अन्य विकल्पों को भी देखें और मान लीजिए इसी में से सवाल पूछ लिया जाए तो आपका काम बन जाए। आगे बात करते हैं, जो कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टिकोण से सवाल पूछा गया। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है। ऑप्शन दिया गया चित्रलेखा, सन्यासी, निर्मला, न आने वाला कल। ये सभी उपन्यास यहाँ पर हैं और अलग अलग उपन्यासकारों के हैं। तो आप धीरे धीरे अपने दिमाग में लाना शुरू कर दिए होंगे कि आखिरकार कौन पहले लिखा गया है, कौन बाद में लिखा गया है। बिल्कुल सही जवाब आपका आ रहा है ऑप्शन बी, निर्मला 1927 में प्रेमचंद, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा 1934 में, सन्यासी लक्ष्मी नारायण मिश्र 1940, न आने वाला कल 1968। तो ये इसका क्रम हो गया। ठीक है, तो इसको बिल्कुल आप ध्यान में रखिए और महत्वपूर्ण रचनाओं की दृष्टिकोण से देखिए। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, पूछा गया कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है। कहानियां दी गई हैं, मिठाई वाला, वापसी, यक्षगान, इंदुमती। तो जैसे ही इंदुमती आप देख रहे होंगे, तुरंत आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पहले किस ऑप्शन में है। सी ऑप्शन में इंदुमती है, यानी कि सी ऑप्शन ही इसका सही जवाब होगा। इंदुमती जो कि किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है, सन 1900 में इसका प्रकाशन हुआ और पहली कहानी के दौड़ में शामिल है ये। मिठाई वाला जो कि भगवती प्रसाद वाजपेयी की रचना है। ठीक है, इसके बाद है वापसी, उषा प्रियंबदा, आप लोग जानते ही हैं। यक्षगान नाम की कहानी हो सकता है कि आपके लिए नहीं हो, वो नाम है अखिलेश का। अखिलेश जो तद्भव पत्रिका के संपादक हैं, उनकी रचना है यक्षगान। वैसे यक्षगान नृत्य भी नाटक से भी लिया गया है। गिरीश कर्नाड, आप अगर पुराना प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो वहां पर इनका नाम आता है, लेकिन कहानी का यहाँ पर जिक्र किया गया है, तो अखिलेश को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है। कालक्रम की दृष्टि से पत्रिकाओं का अनुक्रम बताना है। सुधा, रूपाभ, कृति, हिंदी प्रदीप नाम दिए गए हैं और इन पत्रिकाओं को देखने के बाद आपके दिमाग में ऑप्शन घूमने लगा होगा और बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हिंदी प्रदीप, सुधा, रूपाभ, कृति। अब हिंदी प्रदीप से कौन जुड़ा हुआ है, तुरंत आपके दिमाग में आ रहा होगा। सुधा से कौन जुड़ा है, रूपाभ की खास विशेषता कि पंत जुड़े थे और इसी में सबसे पहले रिपोर्टाज छपा हुआ था। ये जो मैं स्टोरी सब बता रहा हूं, जो विद्यार्थी गंभीरता से तैयारी कर रहे होंगे तुरंत कैच कर ले रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि कालक्रम की दृष्टि से लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का नाम दिया गया है और क्रम पूछा गया है। कलंकी, बलराम की तीर्थ यात्रा, अंधा कुआं, मादा कैक्टस, ये नाम दिए गए हैं। अब हमें बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। तो डी ऑप्शन सही है, अंधा कुआं, जिसका प्रकाशन 1955 में हुआ। और संयोग की बात है कि इसी से रिलेटेड अंधा युग नाटक भी है जो कि धर्मवीर भारती का है और आप लोगों को पढ़ना भी है। इसका प्रकाशन 1954 में हुआ। तो आप देख रहे हैं कि एक दौर था जब अंधा शब्द का प्रयोग काफी किया जा रहा था। कोई अंधा कुआं लिख रहा है, कोई अंधा युग लिख रहा है। फिर है मादा कैक्टस, जिसका प्रकाशन 1959 में हुआ। कलंकी 1969 में। बलराम की तीर्थ यात्रा 1983 में। ये इसका क्रम है, तो क्रम को ध्यान में रखिए। और लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक तो काफी फेमस रहे हैं, इनसे सवाल पूछा ही पूछा जाता है। इनको प्रमुख नाटककारों में आप
अभी से रख लीजिए। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि निम्नलिखित ग्रंथों के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है। ऑप्शन दिया गया बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। तो यही घुमा फिरा कर दिया हुआ है। इसका सही जवाब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऑप्शन ए है, बाण भट्ट की आत्मकथा 1946, चारुचंद्र लेख 1963, इसके बाद पुनर्नवा जो कि बहुत फेमस 1973, अनामदास का पोथा 1976। तो ये सभी उपन्यास आप देख रहे हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए। ये सब आपके दिमाग में खुद ब खुद आना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि जो भी विद्यार्थी बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं इस स्टाइल को दिमाग में अपने रख लिए होंगे और उनको बहुत आनंद भी आ रहा होगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि संस्थाओं की स्थापना का सही अनुक्रम क्या है। संस्थाएं दी गई हिंदी साहित्य सम्मेलन, काशी नागरी प्रचारणी सभा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। यही घुमा फिरा कर दिया है। तो ये सब तो आप एकदम से याद करके रखे होंगे। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, नागरी प्रचारणी सभा 1893 में, हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा 1927। कई जगहों पे 1915 भी लिखा रहता है, आप इसको ध्यान में रखिए। केंद्रीय हिंदी निदेशालय 1960। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो गया। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि इतिहास की दृष्टि से हिंदी महाकाव्यों का सही अनुक्रम क्या है। अब महाकाव्यों का नाम दिया गया है साकेत, लोकायतन, प्रिय प्रवास, कामायनी। तो ये सभी महाकाव्य आप देख रहे हैं कि आधुनिक काल के हैं, कोई इसमें इसके पहले का नहीं है। तो अभी हमने तो प्रिय प्रवास पर बातचीत किया था पिछले लेक्चर में, और आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, प्रिय प्रवास 1914। अगर संवत में बात करें तो आप कमेंट कर बताइए कि संवत में कितना हो जाएगा। साकेत 1931, कामायनी 1935 और लोकायतन 1964। मजे की बात यह है कि ये सभी महाकाव्य अलग अलग कवियों द्वारा लिखे गए हैं। तो इसको आप अपने दिमाग में छाप लीजिए कि कौन किसका महाकाव्य है। आगे बात करते हैं मिलान वाला, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। काव्य पंक्तियां दी गई हैं और साथ में भाषा दी गई है। का पुछहु तुम धातु निछोही, जो गुरु किन्न अंतरपट होई, ढोल मारी ढिल्ली म मच्छी में अच्छे शरीर, जो मांगो सो देहूं मनोहर, यही बात तेरी खोटी, उसकी चोटी सटकाई लख नागिन, अपनी केचुल छोड़ सटक गई। अब यहाँ पर सब दिया हुआ है, अब हमें मिलाना है। तो सबसे पहले तो बी का ऑप्शन हो गया अपभ्रंश, बी का 1 हो गया। डी का हो गया खड़ी बोली, 5 हो गया। का पुछहु ये क्या हो गया, अवधि हो गया, ये हो गया आपका 4। जो मांगो सो देहूं मनोहर, यही बात तेरी खोटी। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है अवधि और ब्रज को लेकर, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है कई बार। तो इसका जो ऑप्शन यहाँ पर बन रहा है 4 1 2 5, 4 1 2 5 हम देखते हैं किसमें हो रहा है। 4 1 2 5 सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। काव्य ग्रंथ दिए गए हैं, रचनाकारों के नाम से सुमेलित करना है। तो मैं काव्य ग्रंथों को बोल रहा हूं और आप अपने दिमाग में तुरंत रिवाइज कीजिए। हित तरंगड़ी, प्रेम वाटिका, मदनाष्टक, अंग दर्पण। ठीक है। तो सबसे पहले हम मिलाते हैं प्रेम वाटिका। मान लीजिए मुझे आ रहा है कि रस खान, बी का आईवी, मदनाष्टक रहीम 1, अंग दर्पण योगे रसलीन 2, और इसके बाद हित तरिंगड़ी कृपाराम, ये हो गया 3। तो 3 4 1 2 आप देख रहे हैं कि पहला ही ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही हो गया। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार सुमेलित करना है। हड़ौती, बघेली, गढ़वाली, कन्नौजी, ये सब बोलियां दी गई हैं और यहाँ पर मिलाना है हमें। तो बघेली सबसे पहले मान लीजिए बघेली आपको आ रही है तो इसको हम मध्य प्रदेश से मिला देते हैं। गढ़वाली सीधे सीधे उत्तराखंड। ठीक है। कन्नौजी उत्तर प्रदेश, बच रहा है हड़ौती राजस्थान।
तो इस तरीके से ये बहुत ही इजी प्रश्न था, तुरंत तुरंत हम इसको मिला दिए। ठीक है ना, तो इसी तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करना है। बाकी तो ऐसा है ना कि जितना आप याद करके जाएंगे वही सब आएगा, कुछ यहाँ पर प्रश्न के मुताबिक भी हमें हल करने पड़ते हैं। 3 4 1 2, 3 4 1 2 हमारा ऑप्शन हो रहा है, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो गया। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, जो कि पंक्तियां दी गई हैं और हमें मिलाना है। सजनी मधुर निजत्व दे, कैसे मिलूं अभिमानी मैं, प्रिय के हाथ लगाए जागी, ऐसी मैं सो गई अभागी, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी, कौन रूपसी कौन व्योम से उतर रही चुपचाप। तो ये पंक्तियां दी गई हैं और हमें मिलाना है कि कौन किसकी पंक्ति है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हमें ध्यान देकर मिलाना होगा। ए का ऑप्शन हो गया महादेवी वर्मा, इसकी हैं। और इसके बाद बी का हो गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सी का हो गया जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इसके बाद हो गया डी का हो गया, डी का यहां पर हो रहा है सुमित्रा नंदन पन। ठीक, तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब होगा 4 3 1 2, 4 3 1 2। अब मिलान करते हैं, 4 3 1 2, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है अलंकारों से संबंधित प्रश्न। यहाँ पर पूछा गया कि इन कथनों के साथ उनके अलंकारों को सुमेलित कीजिए। अलंकार दिए गए उत्प्रेक्षा, रूपक, भ्रांतिमान, विरोधाभास, अपौन्नति। वह आदमी नहीं है, हैवान है, वे तो मानो देवता है, कहीं यह उसकी चाल तो नहीं है, आप तो साक्षात इंद्र है। अब सबसे आसान है कि जनु जानो मनु मानो, इसमें क्या हो जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार बी का आप एक तुरंत लगा लीजिए। ठीक है, इसके बाद आप तो साक्षात इंद्र है, रूपक हो गया 2। इसके बाद हो गया आपका वह आदमी नहीं हैवान है, ये क्या हो गया अपनहति अलंकार, यानी कि ए हो गया। कहीं यह उसकी चाल तो नहीं है, ये हमें बताना है कि ये किसका हो गया, ये हो गया भ्रांति यहाँ पर हो रही है। तो इस तरीके से आप पंक्तियों को देखें, अलंकारों को देखें। 5 1 3 2 हम देख लेते हैं, 5 1 3 2 आ रहा है ऑप्शन डी, ये ऑप्शन क्या हो गया सही हो गया। अगला प्रश्न है जो कि मिलान करना, क्रिया रूपों को दिया गया है और बोलियों के साथ मिलान करना है। करो, करहूं, करो, करा। तो करा किससे जुड़ गया भोजपुरी से, करो करो जुड़ गया आपका ब्रज से, करहूं अवधि से, और करो शब्द जो है यहाँ पर, करो शब्द ये किससे जुड़ गया, ये थोड़ा सा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब ऑप्शन से ही मिलाकर सही करना पड़ेगा। मान लीजिए कि बी का 3 हो गया, सी का 5 हो गया और डी का 2 हो गया। 3 5 2, 3 5 2, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो रहा है। यानी कि जो करो शब्द है ये बांगरू है, बांगरू मतलब हरियाणवी से इसको यहाँ पर जोड़ लिया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ए। अगला प्रश्न है पंक्तियां दी गई हैं और मिलाना है हमें। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे, हो गए मुक्ति बोध। सबने भी अलग अलग संगीत सुना, असाध्य बीड़ा से ले लिया गया अज्ञे। नयन में जिनके जलद व त्रिषित चातक हूं, अशनिपात से शायद उन्नत शत शत वीर, ये हो गए निराला। अब हमें जो पंक्ति है ये हो गया दूसरा। तो इस तरीके से जो ऑप्शन बन रहा है 4, इसके बाद 1 2 फिर 3, तो 4 1 2 3। अब देख लेते हैं किसमें है 4 1 2 3, सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है समास यहां पर दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों को उनके समास के साथ सुमेलित कीजिए। तो सीयूईटी के सिलेबस में भी समास लगा हुआ है और इनडायरेक्टली हमें यूजीसी नेट में भी पढ़ रहा है। तो क्या है वनवास कर्म वनवास दान पुण्य त्रिनेत्र यथाविधि। तो आप जैसा जानते हैं कि उपसर्गों पर जो यथा इत्यादि लगा रहता है अव्ययी भाव, तो 2 हो गया। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र तो ये क्या हो गया बहुब्रीही, जिसके पास 3 आंखें हों
दान पुण्य, ठीक है, दान पुण्य, तो क्या हो गया, द्वंद्व, बीच में आ गया तो अवन वास, वन में वास, यानी कि ये वी हो गया। तो इसका जो ऑप्शन होगा 5342, 5342 ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो गया। तो इस तरीके से हमने कुल 45 प्रश्नों पर बातचीत किया। उम्मीद है कि ये सब 45 प्रश्न देखने में लग रहे हैं, इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी और हमने बहुत ही सॉलिड प्रैक्टिस सेट किया। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।